केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का कानून बनाने के लिए बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता और महिला आरक्षण बिल भी लाया जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार जनता को गुमराह करने के लिए ही विशेष सत्र बुला रही है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमृत काल के दौरान संसद में सफल चर्चा और बहस के लिए 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि 3 राज्यों में आगामी विधानसभा में हार के डर से सरकार ने एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की तैयारी की है। कांग्रेस पार्टी ने विदेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट के हवाले से अदानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि अदानी परिवार से जुड़े लोगों ने विदेशी फंड के जरिए अपने ही स्टॉक में निवेश किया। इससे अदानी समूह के शेयरों की कीमत बढ़ी और इन पैसों से बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी भारतीय संपत्तियां खरीदी गई। कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज नागरिक चांग चुंगलिन और दुबई के कारोबारी नासिर अली से अदानी परिवार के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठाए। अदानी ग्रुप ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कंपनी ने किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया है। मुंबई में 28 दलों के इंडिया गठबंधन के 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो गई। बैठक के पहले दिन शाम 6:30 बजे से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अनौपचारिक मुलाकात और बैठक हुई। आज के रात्रि भोज के बाद 1 सितंबर को सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाने वाला है। इस बीच जेडीयू की ओर से मुंबई में नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताते हुए पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीएम पद का उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे। बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक को म्यूजिकल चेयर की रेस करार दिया है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने मिशन शंखनाद शुरू करने की तैयारी की है। खबर है कि बीजेपी इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए 10 करोड़ मतदाताओं तक संपर्क करेगी। बीजेपी ने देश के 100 बड़े शहरों में 1 लाख सोशल मीडिया स्वयंसेवकों के जरिए पिछले 9 साल में हुए कामकाज को जनता तक पहुंचाएगी। इसके अलावा हर लोकसभा सीट पर सरकारी योजना के 100 लाभुकों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा। मिशन शंखनाद में बीजेपी इंडिया गठबंधन के दलों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का पर्दाफाश भी करेगी। दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियों में की गई सजावट को लेकर राजनीति हो गई है। दिल्ली में शिवलिंग जैसी आकृति वाले फव्वारे लगाने पर आम आदमी पार्टी ने हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि दुनिया भर के मेहमानों को अपनी संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ या खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि उनकी भूमिका दिल्ली में सिर्फ पार्टी को मजबूत करने की है। चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि 1 महीने में मतदाता सूची अपडेट हो जाएगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में पंचायत चुनाव, दूसरे चरण में नगरपालिका और तीसरे चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। आर्थिक मोर्चे पर आज अच्छी खबर आई। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.8% हो गई है, जो पिछले 4 तिमाही में सबसे अधिक है। इससे पहले पिछली तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.1% ही थी। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करेंगे जो भारत की चुनावी राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को एक बार फिर से चौंका दिया है और मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि वो 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन का संसद का एक विशेष सत्र बुलाएगी। इस विशेष सत्र की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी और सरकार को अमृत काल के बीच संसद के इस विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। अब सार्थक चर्चा और बहस किस बात पर, किस विषय पर,
ये सरकार नहीं बता रही है। और विरोधी दल, देश का मीडिया और देश के लोग सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि विशेष संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें एक सार्थक चर्चा कराई जा रही है, उसमें बहस कराई जा रही है। लेकिन बहस किस बात पर होगी, ये सार्थक चर्चा किस बात पर होगी, ये किसी को नहीं पता। उस दिन क्या क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये किसी को नहीं पता। संसद में सार्थक चर्चा और बहस का मतलब यही होता है कि सरकार कोई नया बिल लाने वाली है। और हमें सूत्रों से यह पता चला है कि यह बिल एक देश और एक चुनाव पर हो सकता है, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। और इस विशेष सत्र में एक नया बिल सरकार इस बारे में ला सकती है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में एक दिन एक साथ चुनाव कराया जाएगा। और इसीलिए शायद यह विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया है, ताकि इस पर तमाम विरोधी दलों के साथ चर्चा हो सके, बहस हो सके। हालांकि एक बात अभी से मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार की तरफ से इस बिल को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। और मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं, ये सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिल रही है, अनऑफिशियली जो जानकारी मिल रही है, आधिकारिक सूत्रों से अनौपचारिक रूप से जो जानकारी मिल रही है, ये उस आधार पर यह विश्लेषण मैं कर रहा हूं। और इसीलिए अभी इस विशेष सत्र को लेकर 3 तरह की खबरें चल रही है। पहली और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि हो सकता है कि इस विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आने वाली है। यह पहली बात है। दूसरा, यह भी खबरें हैं कि सरकार ने यह सत्र महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए बुलाया है। और तीसरी खबर यह है कि सरकार इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कानून ला सकती है, लाना चाहती है। ये तीनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये असल में एक देश एक कानून पर नया, एक देश एक चुनाव पर नया कानून बनाने के लिए बुलाया गया है। और इसके पीछे कुछ वजह भी है। पहली वजह तो यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण बिल, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने के लिए सरकार बिना सत्र बुलाए ही अध्यादेश ला सकती है। लेकिन जो एक देश और एक चुनाव का मुद्दा है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। और यह संशोधन संसद में चर्चा और बहस के बिना अध्यादेश के रूप में लागू नहीं हो सकते, क्योंकि इस कानून से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी। और इसीलिए अगर इस पर कोई कानून बनाना है तो सरकार को संसद का सत्र बुलाना ही होगा और तमाम पार्टियों के साथ इस पर चर्चा करनी ही होगी। वर्ष 2014 के बाद यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने संसद का इस तरह से एक विशेष सत्र बुलाया है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2017 में संसद का एक विशेष सत्र ऐसे ही बुलाया था। और यह असल में एक पूरा सत्र भी नहीं था, बल्कि यह एक संसद की विशेष बैठक थी, जिसमें एक देश एक टैक्स की व्यवस्था को लागू करने के लिए तब जीएसटी कानून देश के समक्ष रखा गया था। और आपको याद होगा, उसके बाद से हमारे देश में जीएसटी लागू हो गया था, यानी एक देश एक टैक्स। और हो सकता है इस बार एक देश एक चुनाव हो जाए। लेकिन अब पिछले 9 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब सरकार ने 5 दिनों के लिए संसद का यह खास सत्र बुलाया है, जो 18 से 22 सितंबर के बीच होगा। यानी एक बार जब G20 की बैठक खत्म हो जाएगी, उसके 1 हफ्ते के बाद यह सत्र बुलाया जाएगा। और इस विशेष सत्र की यह टाइमिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का समिट होना है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान और जो G20 के जो सदस्य देश हैं, उन तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और इसी महीने के अंत में चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। इसलिए अगर G20 समिट के बाद और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले एक देश एक चुनाव पर कानून संसद में बन जाता है, तो ये उसके लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा पाएगी। अब हम आपको उन राज्यों की पूरी सूची दिखाते हैं जहां अगर यह कानून बना तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। और उससे पहले आपको यह भी बताएंगे कि क्या संसद में कानून बनने से
भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो सकती है? तो इसका जवाब हां भी है और ना भी है। यानी इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बीच में एक पूरा एरिया ऐसा है जिसे आप ग्रे कह सकते हैं। भारत में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब इस पर राज्यों की सरकारें भी अपनी सहमति दें। संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार को संसद में कानून बनाना होगा, लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी देश के 2/3 राज्यों की इस कानून पर सहमति जरूरी होगी। यानी अगर भारत के 66% राज्य केंद्र सरकार के इस कानून को अपने अपने राज्यों की विधानसभा में पास करा लेते हैं तो फिर भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन अगर इतने राज्यों ने इस कानून को अपनी सहमति नहीं दी तो फिर यह कानून बीच में ही अटक जाएगा। भारत में अभी कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से 15 यानी 42% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही एनडीए की सरकार है। यानी चाहिए तो 66%, लेकिन एनडीए की जो सरकारें हैं वो सिर्फ 42% राज्यों में ही हैं। इसलिए मोदी सरकार अगर इस संसद में कानून को पास करा भी लेती है तब भी उसे कुछ और राज्यों में जो राज्य सरकार हैं उनका समर्थन चाहिए होगा। हालांकि यहां संवैधानिक रूप से यह जरूर स्पष्ट है कि मोदी सरकार इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। अब अगर इस पर कानून बन गया तो यह जरूरी नहीं कि देश में लोकसभा चुनावों के साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हो ही जाएंगे। अब ये जो मुद्दा है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले ही कर्नाटक में चुनाव हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ अगले साल कर्नाटक में भी चुनाव होगा? या जिन राज्यों में अभी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कई जगह 1 साल पड़ा हुआ है, कई जगह 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पड़े हुए हैं, तो क्या वहां पर भी बीच में ही चुनाव करा लिए जाएंगे? तो ऐसे में क्या होगा? इस पूरे मुद्दे पर वर्ष 2015 में भारत के लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें लिखा था कि सरकार देश में चुनावों की इस व्यवस्था को 2 चरणों में लागू करके इसे आसान बना सकती है। 2 चरणों का मतलब यह होगा कि देश के आधे राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएं और जो बाकी बचे हुए राज्य हैं उनके विधानसभा चुनाव एक अलग समय अवधि के साथ कराए जाएं। यानी जो विधानसभा चुनाव होंगे वो 2 चरणों में हो जाए, एक लोकसभा के साथ और जो बच जाते हैं उनका बाद में। इसे आप एक और तरीके से समझिए कि नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो सरकार अगर एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में बांटती है तो फिर इन 13 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं और बाकी राज्यों के जो चुनाव हैं वो एक निश्चित समय के बाद एक साथ करवाए जा सकते हैं। यानी जिन राज्यों में जो चुनाव हैं वो लोकसभा चुनावों के 6 महीना पहले या 6 महीने बाद होने वाले हैं, उन्हें तो हम लोकसभा चुनाव के साथ करा सकते हैं। और जिन राज्यों में जो विधानसभा हैं उनकी समय अवधि अभी और ज्यादा है, जैसे मैंने कहा कि कहीं 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल है, उन्हें अगले चरण में उनका विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। तो अब से होगा ये, अगर ऐसा होता है तो 5 साल का अगर आप एक चक्र मान लें तो 5 साल में पूरे देश में 2 बार चुनाव होंगे। बस एक बार जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके साथ आधे देश के राज्यों में चुनाव हो जाएगा और बाकी के जो राज्य बच जाएंगे उनका जो चुनाव है वो अगले 2.5 साल के बाद हो जाएगा। अगले 1 से 1.5 वर्षों में जिन 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जहां इसी साल नवंबर और दिसंबर में चुनाव होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद यानी कुछ और महीनों के बाद अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और फिर जनवरी 2025 में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सरकार अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बनाती है तो इसे 2 चरणों में बांटा जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही हो सकते हैं और बाकियों के बाद में। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य की सरकार अपना कार्यकाल समय से पहले समाप्त करके नए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे,
शरद पवार और झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे नेता फंस जाएंगे, जबकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अभी थोड़े दिन के लिए बच जाएंगे और ये नेता अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनावों में लगा पाएंगे। तो कौन कौन, अगर ये कानून बन गया तो कौन कौन फंस जाएगा और कौन कौन बच जाएंगे, हमने दो भागों में बांट दिया है। यानी वो नेता, वो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता जिनके चुनाव इसी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, वो तो समझिए फंस गए। वो फंस इसलिए गए क्योंकि अब उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि वो लोकसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों पर ध्यान दें या अपने विधानसभा चुनावों को बचाएं, किस पर ध्यान दें, ये कंफ्यूजन होगा और उस कंफ्यूजन में ये लोग ठीक रणनीति नहीं बना पाएंगे। और अगर आप इन सब लोगों की राजनीति समझें, इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसमें ज्यादातर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी ऐसी पार्टियां जो एक या दो राज्यों में ही सक्रिय हैं, चाहे उनका जो स्वभाव है वो क्षेत्रीय दल वाला है। अब क्षेत्रीय दल अगर उसे यह पता चले कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है, तो वो नेता क्या करेगा? उनका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो विधानसभा पर आधारित है, अपने राज्य पर आधारित है। तो जाहिर है ये सारे क्षेत्रीय दलों के नेता अपनी पूरी ताकत विधानसभा चुनाव पर लगाएंगे, लोकसभा पर नहीं, क्योंकि लोकसभा में अगर इन्होंने 5, 10, 15, 20 सीटें जीत भी ली तो इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये पहले से ही बट जाएंगे। और हमने जो दूसरा लॉट अभी आपको दिखाया, वो राज्य जहां अभी चुनाव नहीं होने हैं, ये नेता अभी थोड़े दिन के लिए बच जाएंगे और ये नेता अभी लोकसभा के चुनाव पर अपनी पूरी ताकत लगा पाएंगे। उन नेताओं में कौन है? अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अभी यूपी में अभी चुनाव नहीं होंगे विधानसभा के। ममता बनर्जी है, बंगाल में भी चुनाव नहीं है। नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं। ये सारे लोग जो हैं ये ऐसे हैं जो अभी विधानसभा चुनाव से बच गए हैं और ये अपनी पूरी ताकत फिलहाल लोकसभा चुनाव पर लगा पाएंगे। अब बड़ी बात देखिए ये है, ये सारे चेहरे वो हैं जो इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, विपक्षी गठबंधन के चेहरे हैं। अब ये सारे लोग मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव आ गया तो विधानसभा में तो ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। विधानसभा में ये सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, तो फिर विधानसभा में इन्हें अलग रणनीति बनानी पड़ेगी और लोकसभा के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि आज के हालात में आसान नहीं है। यानी ये जो गठबंधन है ये बनने से पहले ही टूट जाएगा। मोदी सरकार अगर ये कानून ले आई तो देश में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होंगे, बल्कि पहले हमारे देश में यही व्यवस्था लागू थी। तो ऐसा मत समझिए कि ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में या ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। आपको बता दें, ऐसा हमारे देश में पहले हो चुका है और शुरू में जब हम आजाद हुए तो यही व्यवस्था हमारे देश में थी। फिर यह व्यवस्था टूट गई और फिर विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अलग होने लगे और लोकसभा चुनाव अलग होने लगे। इसलिए मोदी सरकार जो कर रही है ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले यही व्यवस्था हुआ करती थी। अब मोदी सरकार उसी व्यवस्था को वापस लाना चाहती है। अब थोड़ा आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर चलते हैं, यानी फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे, आजाद भारत के पहले चुनाव, तो इन चुनावों में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग हुई थी और तब देश में एक साथ चुनाव कराने की ये पूरी प्रक्रिया वर्ष 1967 तक, 1967 तक ऐसे ही बरकरार रही। यानी 1967 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे, तमाम विधानसभाओं के और लोकसभा के। फिर वर्ष 1967 के बाद जब अलग अलग राज्यों में सरकारें भंग होनी शुरू हो गई, तब यह व्यवस्था बदल गई और वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनावों से अलग हुए, क्योंकि ये समय वो था जब राज्य सरकारें भंग होनी शुरू हो गई थी, सरकारें गिरना शुरू हो गई थी। यानी जो राजनीति के जो अलग अलग हथकंडे थे वो हमारे नेताओं ने तब तक सीख लिए थे और तभी से ये एक नई परंपरा बन गई जिसमें भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अब एक साथ नहीं होते। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और पूरा देश चुनावों की राजनीति में हमेशा, हर साल, हर 6 महीने के बाद व्यस्त रहता है। यानी हमारे देश में चुनाव चलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। और आप ये समझ लीजिए कि असल में हमारा जो देश है, हमारा जो लोकतंत्र है, ये चुनावों की एक मशीन बन गया है और हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये भी चुनाव लड़ने की एक मशीन बन गई है।
जो राजनीतिक पार्टियां और जो नेता राजनीति में ये कहते हैं कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, वो सेवा तो करने का मौका ही नहीं मिलता। सेवा तो शायद वो 1-2 साल ही कर पाते हैं, उसके बाद उनका पूरा समय अगले चुनाव की तैयारी में बीतता है, और जो सेवा भी होती है वो चुनावों को ध्यान में रखकर ही होती है। इसलिए ऐसा क्या किया जाए कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये चुनाव लड़ने की मशीन ना बनने की बजाय सेवा करने की मशीन बन जाए। ये तब होगा जब उन्हें एक आश्वस्त रूप से 5 साल काम करने का पूरा मौका मिलेगा। तो जो भारत की राजनीति है वो सिर्फ चुनावों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो ये राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, इसमें स्थायित्व आएगा और सबको एक अश्योर्ड टर्म मिलेगा 5 साल काम करने का, 5 साल सेवा करने का। इस कानून से फायदे क्या होंगे पहले आप ये देखिए, फिर और इसके जो कंफ्यूजन है, इसके जो माइनस पॉइंट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये कानून क्यों फायदा दे सकता है पहले ये देखिए। पहला फायदा, इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां चुनावी मशीन बन चुकी हैं वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन जाएंगी। अभी देश में औसतन हर 5 साल से हर साल 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं हर साल, जिससे हमारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने वाली मशीन बन गई हैं, जबकि इन्हें देश की सेवा करने वाली मशीन होना चाहिए था। इसलिए जब चुनाव एक बार में ही हो जाएंगे तो सरकारें चुनावों पर कम और लोगों की सेवा करने पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। दूसरा, इससे लोगों का समय बचेगा, इससे देश के संसाधनों और खजाने की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, एक ही बार में सारे चुनाव हो जाएंगे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और यह सिर्फ केंद्र सरकार का खर्चा था। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसका खर्च अलग होता है। हमारे देश में एक राज्य का चुनाव कराने में औसतन 250 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, यानी लोकसभा में अलग अलग अगर हम देखें तो अलग से लगभग 4,000 करोड़ रुपए, और एक राज्य के ही विधानसभा चुनाव में 250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन एक साथ चुनाव से ये जो खर्चा है ये बहुत कम हो जाएगा। चुनाव प्रचार का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। तीसरा, एक साथ चुनाव कराने से देश की राजनीति में स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा। चौथा, इससे जनता के बीच वोट देते समय उनके दिमाग में और ज्यादा स्पष्टता आएगी। अभी यह कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। जो जनता है हमारी वो विधानसभा का चुनाव अलग माइंडसेट के साथ देती है, अलग विचारधारा के साथ देती है, और लोकसभा के चुनाव में उसका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में कोई एक पार्टी जीत जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी जीतती है उसी राज्य में। तो क्योंकि इन दोनों चुनावों की जो राजनीति होती है, इन दोनों चुनावों के जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ये कानून आ जाएगा तो जो राज्य के जो मुद्दे हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि जो रीजनल फैक्टर्स होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उनके बीच का ये फर्क समाप्त हो जाएगा। इससे किनको फायदा होगा? इससे क्षेत्रीय दलों को बहुत नुकसान होगा और जो राष्ट्रीय दल हैं उन्हें फायदा होगा। बीजेपी जैसी जो नेशनल पार्टियां हैं उन्हें इससे फायदा होगा, कांग्रेस जैसे जो राष्ट्रीय दल हैं उन्हें इससे फायदा होगा। ये ऐसी तमाम पार्टियां जो एक से ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं उन्हें इस कानून का फायदा होगा। जो क्षेत्रीय दल हैं जो सिर्फ एक राज्य तक सीमित है उन्हें इसका बड़ा नुकसान होगा। अब जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, वो एक राज्य की पार्टी है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ममता बनर्जी की जो पार्टी है एक राज्य की पार्टी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो विरोधी दल हैं उन्हें अगर आप देखेंगे, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, सारे एक राज्य की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी, ये ज्यादातर पार्टियां वो हैं जिनका पूरा फोकस एक राज्य तक है। इन सबको नुकसान होगा। और पांचवी बात यह कि इससे गवर्नेंस की व्यवस्था में सुधार आएगा, प्रशासन में फायदा होगा। हालांकि देश में एक साथ चुनाव कराने की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। अब चुनौतियां देख लीजिए। पहली चुनौती यह है कि चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सके। इसलिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने होगी। दूसरा, हमारे पास इतनी ईवीएम भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी शायद हमारे पास इतनी नहीं है, और इसके लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी।
एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके नई ईवीएम मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। तीसरी चुनौती है कि इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में 5 संशोधन करने पड़ेंगे और यह आसान नहीं है। 5 एक के बाद एक संशोधन। और चौथी चुनौती है कि इसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों का समर्थन चाहिए होगा। हालांकि भारत का चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि वो इन तमाम चुनौतियों के बावजूद देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक अच्छा सुझाव है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की। तो जो विधानसभाएं बीच में जिनका कि कार्यकाल सपोज 2024 में इलेक्शन होना है, तो कुछ विधानसभाओं का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा नहीं होने पाएगा। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको हम क्या खत्म कर सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं कर सकते हैं, या पार्लियामेंट को हम बढ़ा सकते हैं कि जिससे साइमल्टेनियसली हो सके, या हम 5 साल में 2 इंस्टॉलमेंट कर दें कि आधे लोगों को हम साथ साथ ले चलें, फिर अगली बार में अगले लोगों को ले लें साथ साथ। तो ये एक पार्लियामेंट में डिसाइड होना है कि हम किस तरह से इसको कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन इज फुल्ली गियर्ड अप। इलेक्शन कमीशन, तो देखिए, इलेक्शन कमीशन में इस पूरी योजना पर बहुत पहले से काम चल रहा है और ये जो नई अनाउंसमेंट हुई है, ये जो नया ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो अनौपचारिक मैं सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहा हूं, और अगर ये फैसला सही है और अगर ऐसा होने वाला है तो आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपने विरोधियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है और अपने विरोधियों को हैरान कर दिया है। अब आप देखिए, आज शाम को ही इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। आज उन्हें यह बताना था कि आज चर्चा क्या होनी थी कि नया लोगो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य कौन से होंगे, सोशल मीडिया की टीम कैसे बनेगी, हमारे प्रवक्ता कौन कौन होंगे और सीट शेयरिंग के लिए क्या फॉर्मूला आएगा। लेकिन आज ये जो ऐलान हो रहा है विशेष सत्र वाला, इसके बाद जो विरोधी दल हैं, विरोधी नेता हैं, उनकी सारी की सारी तैयारी पानी में चली गई और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। आज ये सारे नेता हिल गए होंगे क्योंकि इन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा भी हो जाएगा। और अब उनकी जो रणनीति है उसमें उन्हें दोबारा से उस रणनीति पर काम करना पड़ेगा, दोबारा से उस रणनीति को बनाना पड़ेगा, नई योजना बनानी पड़ेगी। किसी विधानसभा में, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होना है तो उससे पहले आपको विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। और अगर वहां की सरकार विधानसभा को भंग करने से इनकार कर दे और कह दे कि हम भंग नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे समय में एक बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, या ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक चुनौती है, वो पैदा हो जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई एक सरप्राइज है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये योजना बनाई होगी, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि होगी क्योंकि अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर इस पर चर्चा चल रही है और इस सरकार की यही मंशा है, तो क्या यह वाकई एक सरप्राइज है? मैं ये कहूंगा ये सरप्राइज नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं। जनवरी 2018 में, यानी आज से लगभग 5 साल पहले, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था और तब मैंने उनसे इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछा था, वन नेशन वन इलेक्शन पर। और इस सवाल के जवाब में तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इस बात से बहुत खुश हैं कि कम से कम किसी एक पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछा, क्योंकि इस बारे में देश में कोई चर्चा हो ही नहीं रही और वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होनी चाहिए। और तब इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि वो भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर खुलकर चर्चा हो। यानी ये जो विषय है ये हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बहुत करीब रहा है और प्रधानमंत्री मोदी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस पर लगातार बात करते रहे हैं। और कुछ महीने पहले भी उन्होंने ये कहा था कि अब समय आ गया है जब देश में एक देश एक चुनाव कराने पर एक चर्चा होनी चाहिए। आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे तमाम बयान आपके लिए फिर से निकाले हैं ढूंढकर, जिनसे आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी करते हैं वो असल में सिलेबस के हिसाब से ही होता है। सिलेबस से बाहर कोई सवाल नहीं आता।
वो जो पहले बात कर रहे होते हैं उसी पर लागू करते हैं। कोई सिलेबस से बाहर से सवाल लाकर किसी को सरप्राइज नहीं करते। लेकिन असल में विपक्ष इस सिलेबस पर कोई होमवर्क ही नहीं करता, विपक्ष ध्यान ही नहीं देता कि वो असल में क्या कह रहे हैं और आगे चलकर वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान इसी मुद्दे पर। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए। लेकिन हम ये मान के चले, अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है। वन नेशन वन टैक्स, उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है। पहले तो उम्र में फर्क था, इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों, डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई है, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीते सालों में देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जैसी कई व्यवस्थाओं को लागू किया। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। तो अब देखिए, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की है, सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं, संसद में उन्होंने बयान दिया है,
लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इसके बारे में बात की है, मेरे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही थी। और आज मैं बीजेपी के 2 पुराने घोषणा पत्र लेकर आया हूं। एक घोषणा पत्र है 2014 का और दूसरा घोषणा पत्र है 2019 का, लोकसभा चुनावों का। लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। देखिए, अब ये मेरे पास जो घोषणा पत्र है, ये है 2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी का। देखिए, अब पढ़कर मैं आपको बताता हूं। 2014 में ही देखिए क्या कहता है मैनिफेस्टो। The BJP will seek through consultation with other parties to evolve a method of holding assembly and Lok Sabha elections simultaneously। देखिए, साफ लिखा है। अब देखिए, दूसरा है 2019 का घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें लिखा है साइमल्टेनियस इलेक्शन, अलग से एक हेडर डाला हुआ है। We are committed to the idea of simultaneous elections for parliament, state assemblies and local bodies to reduce expenditure, ensure efficient utilization of government resources and security forces and for effective policy planning। साफ साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से बीजेपी ने लिखा है कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का संकल्प रखती है और वो इसे लागू करके रहेगी। यानी अगर विपक्षी दलों ने बीजेपी का ये घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ लिया होता तो विपक्षी दलों को पहले से ही पता चल जाता कि प्रधानमंत्री मोदी आगे क्या क्या कर सकते हैं। असल में हमारे विपक्षी दलों के बारे में थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में, लोकसभा में कहा था जब वो भाषण दे रहे थे कि उन्हें इस बात की बड़ी निराशा है कि विपक्षी दल तैयारी के साथ नहीं आते, वो अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। और यहां भी ये बात साबित होती है कि विपक्षी दल असल में बीजेपी का घोषणा पत्र तक ध्यान से नहीं पढ़ते। वो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, उस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, हर जगह जो पहला थंब रूल है वो ये है कि आपका विरोधी क्या कर रहा है, आपको अपने विरोधी पर नजर रखनी चाहिए, उसकी रणनीति पर नजर रखनी चाहिए और उसकी रणनीति पर नजर रखते हुए फिर अपनी रणनीति बनानी चाहिए, ये देखकर कि उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है। थोड़े दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि देश में एक साथ चुनाव कराने का यह सबसे सही समय है। अब सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि चुनावी परीक्षा से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर ही रीसेट कर दिया है और अब जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है उसकी गाइड या उसकी कुंजी राजनीति के बाजार में उपलब्ध है ही नहीं। और इसलिए ये विपक्षी नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब जो उनकी रणनीति है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जो पूरा की पूरा ये जो प्लान बनाया गया है, ये विपक्ष को कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, ये विपक्ष को तोड़ने के लिए किया गया है। विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो अपनी विधानसभा में ज्यादा ध्यान लगाएं या लोकसभा में ज्यादा ध्यान लगाएं। और जैसा मैंने आपको कहा, इसे आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी कह सकते हैं। राजनीति में अपने विरोधियों को अगर बांट दिया जाए तो फिर सत्ता पक्ष को फायदा होता है और वही बीजेपी करने की इस समय कोशिश कर रही है। असल में जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे जो हैं क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये आपस में विधानसभा चुनाव के जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये मोदी के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं। लेकिन अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आज मुंबई में विपक्षी दलों की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। अब इन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जब हम अपनी रणनीति यहां बना रहे होंगे तो पीछे से ये नया खेला हो जाएगा। और इस बैठक में इंडिया गठबंधन का जो सबसे पहली बात तो यह आज लोगो फाइनल होना था और फिर इस गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक का पूरा एजेंडा ही बदल दिया, फेल कर दिया इसे और एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर ही रीसेट कर दिया। असल में इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सारे दल ऐसे हैं जो सिर्फ एक या मुश्किल से 2 राज्यों में ही प्रभावी हैं। स्वभाव से सब क्षेत्रीय दल हैं। विपक्ष के गठबंधन में ज्यादातर पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो ये पार्टियां एक दूसरे से जुड़ने से पहले ही टूट जाएंगी। यानी भारत की राजनीति का
डिवाइड एंड रूल वाला यह फैसला होगा जो विपक्ष को तोड़ कर रख देगा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सीपीएम और सीपीआई जैसी लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ती है, कांग्रेस पार्टी के साथ के खिलाफ लड़ती है, और अब ये सब लोग मिलकर इंडिया का गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन। अब ये गठबंधन लोकसभा में तो चल सकता है जब ये सारी पार्टियां एक साथ हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की लड़ाई लेफ्ट पार्टियों से होती है, और इसीलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर एक साथ हुए तो ममता बनर्जी फिर लोकसभा पर नहीं, अपने राज्य के विधानसभा पर ज्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि लोकसभा में कुछ सीटें जीतकर वो राज्य में अपनी जो बेस है, अपनी जो उनकी जो राजनीति है, उसे कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहेंगी। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर साथ हुए तो ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां साथ में चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगी। और देखिए कि जब चुनाव प्रचार होगा और एक तरफ विधानसभा हो रहा है साथ साथ और एक तरफ लोकसभा हो रहा है, लोकसभा में दो पार्टियां साथ साथ हैं और विधानसभा में दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं, प्रचार करने का समय वही है 1 से 2 महीने, और दोनों का प्रचार साथ साथ चल रहा है। कैसे करेंगे प्रचार? एक भाषण में बोलेंगे कि हम दोनों को मिलकर वोट दीजिए, दूसरे भाषण में बोलेंगे कि इस पार्टी को हरा दीजिए। ये कैसे होगा? इसी तरह से पंजाब में इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा अगर विधानसभा चुनाव होता है। वहां लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे कांग्रेस से है, और यही स्थिति दिल्ली में भी है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है दिल्ली में। दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है। अब सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हम बात करें दिल्ली और पंजाब की, विधानसभा में जब चुनाव प्रचार होगा तो ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी कहेगी कांग्रेस को हराइए, हमें वोट दीजिए, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा तो कहेंगे कि हम दोनों साथ हैं, हमें मिलकर वोट दीजिए, और जनता बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी। रणनीति भी जो बनेगी वो भी कंफ्यूज करने वाली बनेगी। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने इस बिल की आशंका पर ही अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। खड़गे साहब, स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल ला सकती है। सर खड़गे साहब, देखिए, सबसे पहले बात यह तो आधिकारिक रूप से हमें कुछ नहीं बताए गए। परंपरा ये होते हैं कि बुलेटिन निकालते हैं और नहीं तो फोन पे कम से कम सूचना दिए जाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और 3 राज्यों का चुनाव है, वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे। सरकार के एक मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की अमित शाह जी से बातचीत करके कि चुनाव पहले हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये उसी की एक रणनीति तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां तक इलेक्शन की बात, मेहरबानी करके कोई ना कोई तो फैसला करिए। इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि सेंटर को इनपुट देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा। आप दोनों मिलके, सेंटर और इलेक्शन कमीशन मिलके बैठ के फैसला करिए। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन के लिए गए ना किसी और चीज के लिए गए। आज भले ही राजनीति की वजह से कुछ विपक्षी पार्टियां एक देश एक चुनाव को गलत बता रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने भी इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया था। अब आप इस मुद्दे पर इन नेताओं के पुराने विचार भी सुनिए। हम तो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला सबसे पहले उत्तर प्रदेश की लोगों ने अगर भेजा है केंद्र सरकार को प्रस्ताव, तो हम तो तैयार हैं कि 2019 में तैयारी करिए, हम भी आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। विधानसभाओं का चुनाव एक साथ यह संभव नहीं है। वैचारिक रूप से यह सही है, लेकिन तत्काल इसकी संभावना नहीं है। अब बड़ी बात यह है
कि अगर ये बात सही है तो मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और अगर चुनाव जल्दी भी हो जाते हैं, मान लीजिए जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं दिसंबर के आसपास, अगर उस समय भी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, या ये जो पूरी योजना चल रही है, ये मोदी सरकार ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? तो अगर ये दोनों चुनाव एक साथ अगर सरकार करा सकती है, क्योंकि देश में अभी जो ब्रांड मोदी है, ब्रांड मोदी की जो चमक है वो अभी चरम पर है। तो इसके पीछे रणनीति के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? पहला, बीजेपी को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो बिल्कुल अभी उस पर एक दाग भी नहीं आया है, एक स्क्रैच भी नहीं आया है, उसकी चमक बरकरार है। और चुनाव में ऐसे समय में जाना चाहिए जब उनके नेता की चमक अपने चरम पर हो, और बीजेपी को लगता है कि उनकी चमक इस समय चरम पर है। कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव उनके खिलाफ नहीं है। बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस समय नहीं। सेंटर ने भी अपने ताजा सर्वे में कही है, जिसमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर दुनिया में उन्होंने एक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की छवि दुनिया में बेहतर हुई है, बदली है, और प्रधानमंत्री मोदी की खुद की जो छवि है वो दुनिया भर के लोगों के सामने और भारत के लोगों के सामने इस समय बेहतरीन है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। इजराइल में सबसे ज्यादा 71% लोगों की राय भारत के बारे में अच्छी है। ब्रिटेन में 66% लोग भारत को पसंद करने लगे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इटली में 50% से ज्यादा आम जनता भारत के बारे में पॉजिटिव राय रखती है। यानी पूरे विश्व में भारत की जो छवि है वो अब बेहतर हो रही है, और उसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। ये तो दुनिया की बात है। हमारे देश में क्या हो रहा है, इस पर भी प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट कुछ कहती है। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि 68% भारतीय, 68% भारतीय ये मानते हैं कि दुनिया में भारत की छवि अच्छी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय है। मात्र 13% लोग मानते हैं कि भारत की छवि दुनिया में खराब हुई है। इसके अलावा हमारे देश के 79% लोग, 79% लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं। यानी देश के हर 10 में से 8 लोग आज मोदी के साथ हैं। और ये जो रिसर्च है ये किसी भारत की एजेंसी की नहीं है, ये प्यू रिसर्च सेंटर की रिसर्च है, और प्यू रिसर्च सेंटर को काफी विश्वसनीय माना जाता है। और वो ये बता रही है कि भारत में 79% लोग आज भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। यानी इससे बेहतर समय चुनाव कराने के लिए मोदी सरकार के सामने हो नहीं सकता। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी सोचते होंगे कि ये बिल्कुल सही समय है, इस समय बड़े फैसले लेने चाहिए, इस समय विपक्ष को हैरान करना चाहिए। इस समय अगर एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करा दिए जाएं तो विधानसभा में अगर मोदी की या बीजेपी की स्थिति कमजोर भी है तो इस समय वो स्थिति ठीक हो जाएगी लोकसभा चुनाव की वजह से, और विपक्ष जो है वो बिखर जाएगा। विपक्ष को चुनाव प्रचार में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष अपने मुद्दे तय नहीं कर पाएगा कि कौन से मुद्दे विधानसभा में रखने हैं, कौन से मुद्दे लोकसभा के लिए रखने हैं। विपक्ष को यह समझ में नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि कहां किस चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना है और किस चुनाव में ममता बनर्जी को अच्छा बताना है, किस में ममता बनर्जी को खराब बताना है, यह समझ में नहीं आएगा। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष को अब इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आज मुंबई में विपक्ष की बैठक में भी यह चर्चा का एक बड़ा मुद्दा शायद बन गया है, और विपक्ष का ध्यान अब इंडिया की रणनीति बनाने से ज्यादा मोदी सरकार के इस दांव पर है। और कांग्रेस पार्टी, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी अभी भी कंफ्यूज्ड है। पूरा विपक्ष जो है अब इस बारे में बात कर रहा है कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी का जो मनपसंद मुद्दा है वो है गौतम अडानी, और राहुल गांधी आज भी गौतम अडानी के मुद्दे पर ही अड़े हुए हैं। उन्हें लगता है यही सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए क्या कहा। फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है।
और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है, तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। असल में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी भी ये मानते हैं कि देश की जनता इस बात को कभी नहीं मानेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सही है। वो कभी प्रधानमंत्री मोदी की जो ईमानदार छवि है उस पर कभी भी कोई दाग लगने नहीं देगी। और ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा ही बेकार का है। 2019 में राहुल गांधी इसलिए भटक गए थे क्योंकि उन्होंने तब भी रफाल विमान को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, चौकीदार चोर है का नारा दिया। देश की जनता कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और कोई भी आरोप मान लेगी, महंगाई का आरोप मान लेगी, बेरोजगारी का मान लेगी, इनकॉम्पिटेंस का मान लेगी, सरकार की खराब व्यवस्था का मान लेगी, लेकिन यह नहीं मानेगी कि वो भ्रष्ट है। पिछली बार राहुल गांधी कंफ्यूज किए रफाल के मामले पर, और इस बार वो कंफ्यूज कर रहे हैं अडानी के मामले पर, यह सोचकर कि अडानी का मामले पर जनता वोट दे देगी। ये मामला अच्छा है मीडिया के लिए, लेकिन इस पर वोट नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाकर कंफ्यूज्ड है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।